गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा आज का सेशन है जुडिशरी। ठीक है, कौन सा सेशन अपना? जुडिशरी यानी न्यायपालिका। प्रणाम प्रणाम माही, प्रणाम। चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्ते नमस्ते बेटा। देखो भाई, जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका। ठीक है, तो जुडिशरी से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ज्यादातर कंटेंट को समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आज जो है जुडिशरी का ज्यादातर कंटेंट कवर हो जाए। इनकेस मुझे लगेगा कि यार कम पड़ रहा है तो फिर इसको कल दूसरे पार्ट में और लेके आएंगे। ठीक है, चलो। तो जुडिशरी का मतलब है न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका। ठीक है भैया, तो न्याय पालिका। तो शुरू करते हैं जुडिशरी। और शुरू करने से पहले आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स जो एटीएम में हैं पर थ्योरी में थोड़े से कच्चे हैं या फिर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है या एडवांस क्लियर नहीं है, उन सभी के लिए यह शानदार बैच है, फाउंडेशन बैच। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से ज्वाइन कर लें और बहुत बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है भाई, और बहुत अच्छे तरीके से ही यहां पर पढ़ाया जा रहा है, तो आराम से कवर कर सकते हो पूरी की पूरी जीके। एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, बढ़िया 1-1.5 महीने का टाइम में मिलेगा रिवीजन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, इनफैक्ट 2 महीने का टाइम मिलेगा, सिलेबस थोड़ा बढ़िया चलाएंगे तेजी से भी। चलो बेटा, तो शुरू करते हैं सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान का संरक्षक है। बताओ भाई जल्दी से। जुडिशरी की बात हो रही तो देखो, सवाल का जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, पर हां उसका एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय है हमारा संरक्षक संविधान का। वैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसको किस तरह बनाए रखना है, उसको किस तरह प्रिजर्व करके रखना है, किस तरह से उसकी शक्तियों को बनाए रखना है, ये सारी जिम्मेदारी हमारे हमारे किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो संविधान को बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुनिश्चित करे, वो इंश्योर करे कि भाई लोग जो है भारत के वो संविधान का पालन कर रहे हैं। और भाई जो संविधान का पालन नहीं करेंगे, जो गलत काम करेंगे, जो इलीगल काम करेंगे, जो संविधान के अगेंस्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। ठीक है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे संविधान का गार्जियन है, यानी संविधान को बचा कर रखने वाला, संविधान को बना कर रखने वाला है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है तुम सब जानते हो कि आर्टिकल 124, हमारे संविधान का आर्टिकल 124 जो है, इट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई, और तुम सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी इससे ऊंचा कोई जुडिशियल अथॉरिटी है ही नहीं। मतलब यहां से जो सजा मिली ना भाई, समझ जाओ कि वो फाइनल सजा है। उसके बाद तुम कहीं पर भी माथा गिड़गिड़ा लो, पैर पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाली भाई। ठीक है भाई, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये। बाकी हां, कुछ केसेस में आप जा सकते हो राष्ट्रपति के पास, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमा की शक्तियां हैं, पार्डन पावर्स है, वो यूज कर सकते हैं तो अपने प्रेसिडेंट साहब। पर कोई इतना कांडी आदमी है जिसको मान लो, सोचो जिसको फांसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी को बनाए रखा। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इसको तो फांसी होनी चाहिए। तो तुम खुद सोचो कि प्रेसिडेंट क्यों कहीं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएंगे? क्या प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा जानते हैं?
या फिर प्रेसिडेंट जो है इक्के दुक्के किसी केस में थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है कि भाई इसको फांसी ही होनी चाहिए, तो भैया फांसी होगी। प्रेसिडेंट भी नकार देते हैं ऐसे इंसान को। तो ठीक है, जहां प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ गुंजाइश है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है भाई, तो याद रखना भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं, इससे बड़ी कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, इससे बड़ी कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया था 1 अक्टूबर 1937 में। उस टाइम पे इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वो तो फिर 1950 में इसका नाम पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदरवाइज इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते थे। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। अगर तुम बोलोगे सर इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर है ये सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बच्चों नई दिल्ली में है, तिलक मार्ग पर, तिलक रोड पर है, न्यू दिल्ली तिलक रोड। ठीक है भाई, क्लियर। तो लोकेशन ये है। और मैं आप सबको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को हम ये कह सकते हैं कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है भाई, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जो मैं बता रहा था ना आपको कि मान लो आपका कोई केस चला किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो सजा दी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास अपील करने की शक्ति है। तो आपने अपील किया हाई कोर्ट में, अपने राज्य के हाई कोर्ट में, तो वहां पे आपको पता चला कि हाई कोर्ट ने भी आपकी उसी सजा को बरकरार रखा है, तब आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, ना तो आप जाएंगे ना कोई और जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया चलो ठीक है तो मैं माफी देते हैं, तो हाई कोर्ट और जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिन्होंने सजा दी थी कि भाई तेरे को तो फांसी होनी चाहिए, उन सब का फैसला निरस्त हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। ठीक है, तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यानी आखिरी अपील आप कहां कर सकते हो, आखिरी अपील आप कहां कर सकते हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, क्लियर है, बिल्कुल। और एक चीज मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आगे जब तुम पहुंचो तो सवाल फटाफट बनने लगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जुडिशियल पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, हालांकि जुडिशियल पावर हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, पर क्योंकि अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जुडिशियल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, न्यायिक समीक्षा मतलब चेक करना, और वो भी कैसी, देखो रिव्यू करना मतलब यहां पे जुडिशियल पावर नहीं, जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर। है ना भाई, अब ध्यान से देखो, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू मतलब समीक्षा करना, रिव्यू दोबारा देखना, है ना, चेक करना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास अधिकार है कि जब भी संसद, जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, कोई लॉ बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि भैया ये कानून जो है संविधान के हिसाब से बनाया है कि नहीं बनाया उन्होंने, संविधान को ध्यान में रख के बनाया कि नहीं बनाया पार्लियामेंट ने कानून। अगर वो संविधान के हिसाब से है और लोगों की भलाई के लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है चलने तो बढ़िया है, इंप्लीमेंट होने दो। पर अगर कानून ऐसा है कि वो लोगों की भलाई के लिए तो है, पर ये तो संविधान के हिसाब से नहीं बनाया गया है, संविधान का ध्यान नहीं रखा गया इसमें,
यहां तो कुछ नुकसान भी हो रहा है, लोगों को फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। मतलब संविधान के हिसाब से अगर कोई कानून नहीं है, संविधान को ध्यान में रख के कोई कानून नहीं बनाया पार्लियामेंट ने, तो इस न्यायिक समीक्षा के दौरान सुप्रीम कोर्ट को पता चल ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है अंडर दिस जुडिशियल रिव्यू कि वो उस कानून को रिजेक्ट कर दे, रद्द कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, निरस्त कर देगा सुप्रीम कोर्ट उस कानून को। समझ में आ रही है बात? तो खत्म कर देगा। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जब भी संसद हमारे देश की पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है और कानून वो लॉ अगर संविधान के हिसाब से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में, मैं आपको बता देता हूं। ये आर्टिकल है आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136। समझ रहे हो भाई? इन आर्टिकल्स में यहां पे जुडिशियल रिव्यू की पावर है इनके पास। इतना सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया ना? चलो, नहीं दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक यहां पे एक फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। मोटो, सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है ना? एक वाक्य होता है हर संस्था का, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, वो मोटो क्या है? कोई बता सकता है सुप्रीम कोर्ट का मोटो? थोड़ा संस्कृत में है, अगर कोई बता पाए। बताओ भाई, बताओ। देखो, मैं बताता हूं। यतो धर्मस्ततो जयः। यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। यतो धर्मस्ततो जयः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों, इसका मतलब यह है कि जहां पर भी सच्चाई होगी और जहां पर नैतिक कर्तव्य होंगे आपके, वहां पे आपकी जीत होगी। मतलब सीधी बात यह है कि जब आप अपने इस जीवन को जी रहे हो तो आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, तो माइक कहां गया? अच्छा, माइक कहां है? हमको लगा साला ऊपर कहां पहुंच गया। देखो, यानी जहां पर सच्चाई होगी, जहां पर नैतिक कर्तव्य होंगे, वहां पर जीत होगी। इसका मतलब है कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं और आप अपनी मोरल ड्यूटीज को अच्छे से निभा रहे हैं, आपके अंदर सच्चाई है, आपका इंटेंशन बढ़िया है, आप मोरल ड्यूटीज को अच्छे से निभा रहे हो, नैतिक कर्तव्य को अच्छे से निभा रहे हो, आपकी जीत होगी। चाहे कोई कितना भी आपके पीछे पड़ जाए आपको फंसाने के लिए, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अपने कामों को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, नैतिक जो मूल्य है आपके वो बने हुए हैं, नैतिक कर्तव्य आपके बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कितना भी फंसा ले, आपकी जीत होके रहेगी। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, पर जीतोगे अल्टीमेटली आप। ठीक है भाई? चलो भाई, क्लियर है? बिल्कुल, जहां धर्म है वहां विजय है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो धर्म का मतलब यह है कि जब आपका इंटेंशन ठीक, आपका नैतिक मूल्य ठीक, आपकी विक्ट्री वहां पर हो जाएगी। ठीक है? चलो भाई, तो यहां पर यह हो गया हमारा मोटो। और कोई एक आधा फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहीं पर पढ़ लेते, क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधे लगेंगे क्वेश्चंस लगेंगे भाई, है ना? बिल्कुल, मैं बता देता हूं तुम्हें, मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम में, देखो, सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम में अगर हम जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स्ड है भाई। कितने जजेस हैं? वो नंबर ऑफ जजेस फिक्स्ड है भाई। 34 जजेस है यार। कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं। तो 34 जजेस में एक तो अपने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, प्लस 33 अदर जजेस हैं। 33 अदर जजेस हैं, यानी टोटल 34 जजेस हैं। ठीक है? तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अभी 8-9 दिन पहले बने हैं, अपने
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी तो हो गए रिटायर। अब कौन है? अब है हमारे पास संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने हैं 11 नवंबर को ही। बिल्कुल संजीव खन्ना, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो संजीव खन्ना नए, अब ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब जो अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा 21 तारीख को सुबह 10 बजे सेकंड चैनल पर, नए चैनल पर, तो वहां पे आ जाना बेटा सभी लोग। ठीक है, उसमें ये सब आएगा। तो बेटा यहां पर हो गया, हमें पता चल गया जजेस जो हैं 34 होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं। और एक याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 साल है, यानी 65 साल की उम्र तक वो सर्व कर सकते हैं। याद रखना बेटा, उससे पहले रिटायरमेंट कभी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले रिजाइन कभी भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम 65 साल की एज तक वो सर्व कर सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं भाई। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ जज कितना होगा? टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, जब तक 65 साल की उम्र ना हो जाए तब तक वो सर्व कर सकते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बेटा देखो, या तो पढ़ लो और मुझे दिख रहा है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, मैं नाम नोट कर लूंगा, अगले दिन से तुम्हारी क्लासेस बंद हो जाएगी, कोई फायदा तो है नहीं। यहां साला हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और तुम अपने मजे ले रहे हो। तो चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना ऐसी तैसी करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखो भाई। जवाब दो इधर पे। व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताओ। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, बताओ भाई। योग क्षेमम वहामम्यम, तो ये अजीब सी नाम है, वहामम्यम। ठीक है, सत्यमेव जयते, यतो धर्मस्ततो जयः, अभी हमने पढ़ा है ना, जहां धर्म वहीं पर विजय होगी। तो याद रखना बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां पर आप सच्चाई के साथ हैं, जहां पर आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ खड़े हुए हो, कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी ही अल्टीमेटली जीत होगी। हो सकता है थोड़ा परेशानी भुगतनी पड़े, पर अल्टीमेटली जीत आपकी होगी। तो यतो धर्मस्ततो जयः। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत के संविधान में प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को कहां से अपनाया गया है? अब ये तो हमें पता चल गया कि सर जुडिशियल रिव्यू है क्या, है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या है ये तो हमें पता चल गया कि भाई अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, गलत कानून बना दिया जो संविधान के हिसाब से नहीं है, संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस पूरे कानून को रद्द करने का। तो न्यायिक समीक्षा, अब आर्टिकल हमें मालूम, आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 136 में है, थोड़ा बहुत आर्टिकल 142 में भी है, पर जाने की जरूरत नहीं वहां तक। ठीक है, तो भारत के संविधान में प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को कहां से अपनाया गया, किस कंट्री से, बताओ। जल्दी जल्दी, शाबाश। तो ये हमने लिया है कहां से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से। तुम सब जानते हो कि हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, लगभग 7-8 चीजें ली हैं भाई। हम लोगों ने यहां से प्रेसिडेंट की पोस्ट ली थी, याद है, हम सब पढ़ चुके हैं ये। हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट ली यहां से, हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली यहां से, है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहां से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम लोगों ने यहां से ली है भैया, हमने यहां से ली है हमने यहां से ली है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्सेप्ट यहीं से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट जो आज हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, सुप्रीम कोर्ट वो भी यहीं से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यहीं से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स यहीं से लिए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहां से लिया है जुडिशियल रिव्यू,
जो कि सवाल है तुम्हारा, तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहां से लिया है भैया प्रियम्बल, प्रस्तावना, संविधान की समरी, प्रियम्बल प्रस्तावना। उसके अलावा हमने यहां से लिया है, यहां पर हमने लिया है एक तो जजेस का रिमूवल, जजेस का उनके पद से रिमूवल, जजेस का रिमूवल, और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी यहीं से लिया है। तो ये सारी चीजें हमने ली हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जुडिशियल रिव्यू लिया है कि नहीं लिया, देखो आंसर क्या है हमारा, अमेरिकी संविधान। बाकी वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। और जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जब भी देश में इमरजेंसी लगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड करना है, या कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमने यहां से लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है भाई, ये हमने यहां से लिया है। उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, ये तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है भाई, ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लॉ, सॉरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। उसके बाद हमने यहां से लिया है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। उसके बाद हम लोगों ने लिया है यहां से अपना कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड, नाम मात्र के शासक का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड। ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बस यहां पे सवाल आ गया तो मैं बता दे रहा हूं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के शासक का कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने यहां से लिया रिट्स, यानी कि रिट्स, रिट्स का मतलब रिट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां से क्या लिया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने यहां से लिया कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, कैबिनेट की मीटिंग वगैरह होती है तो कैबिनेट सिस्टम यहीं से लिया है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर बच्चों, क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास है, हां अब देखो बेटा, अब हमारे पास है यहां पर कनाडाई संविधान या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से तो 2 ही चीजें लिए इंपॉर्टेंट। यहां से तो एक तो हमने लिया है कि भाई मजबूत केंद्र के साथ संघवाद यानी फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद। और दूसरा, राज्यों में यानी स्टेट्स में गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, राज्यों में केंद्र द्वारा यानी स्टेट्स में सेंटर के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, और उसे सेंटर अपॉइंट करता है। तो ये हमने कहां से लिया, राज्यों में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स थ्रू सेंटर, ये हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। चलो बेटा, तो ये हमने सब यहां पर देख लिया और हमारा आंसर तुम्हें मालूम है, आंसर है हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट,
As per one of the provisions of Article 124 of the Indian Constitution, a Supreme Court judge can hold office until he attains the age of, हमने पहले डिस्कस कर लिया भाई, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आर्टिकल 124 में ही लिखा हुआ है कि संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के एक जज को कितना टेन्योर मिलेगा, उसकी किस एज तक का उसे टेन्योर मिलेगा बताओ? 65। बहुत बढ़िया कुणाल बाबू, ठीक है, 65। हाईकोर्ट के जज के मामले में यही एज 62 हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 है, हाई कोर्ट के जज के लिए 62 है, याद रखना, ठीक है भाई। चलो, तो 65 ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि 65 वो मैक्सिमम टेन्योर है जो वो अटेन कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें 65 से पहले, 65 से पहले जब भी रिटायरमेंट लेना है वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है भाई, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्र अधिकार देता है? मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर यह है कि जब भी राष्ट्रपति को, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर हम उस आर्टिकल पे आएंगे, जब भी राष्ट्रपति को किसी कानून से रिलेटेड मुद्दे पर कोई सलाह चाहिए तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि उसको वो सलाह देनी होगी। पावर कह लो, मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है पर मांगने पर। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो हमें लग रहा था कि आपको ये कर लेना चाहिए, प्रेसिडेंट ने मांगी भी नहीं सलाह, प्रेसिडेंट ने मांगी भी नहीं एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि राष्ट्रपति महोदया से हम चाहते हैं कि ये काम वो कर दें। तो याद रखना, राष्ट्रपति को जब जरूरत होगी उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगी या मांगेंगे, जब भी किसी कानून से संबंधित मुद्दे पर उन्हें कुछ जानना है। और वो सलाह, सुप्रीम कोर्ट की वो सलाह बाइंडिंग नहीं होगी राष्ट्रपति के ऊपर कि वो माने ही, याद रखना। तो प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एडवाइस एंड द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। समझ में आया सब लोगों को? तो राष्ट्रपति कानून से रिलेटेड किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती हैं या ले सकते हैं, पर वो सलाह जो है उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है सलाह देना, और ये उनके कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है बताओ, जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर कौन से आर्टिकल में है बताओ बेटा सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल 143, आर्टिकल 143 में ये पावर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं लिख भी देता हूं ताकि निकले ना दिमाग से। तो याद रखना, प्रेसिडेंट कानून से संबंधित या किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर, याद रखना, प्रेसिडेंट किसी लॉ से रिलेटेड या किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, पर वह सलाह, वह एडवाइस, पर वह सलाह, वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब उन्हें माननी ही है ये जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होगी।
क्लियर बच्चों, ये आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, तो तुम मुझे पढ़ के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। बताओ बेटा सभी लोग, पढ़ लो, पहले पढ़ लो उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ए होगा। देखो भाई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप ना करे। न्यायपालिका के कामकाज में, यानी जज वगैरह जब काम कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, केसेस के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके कामकाज में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और इंटरफेरेंस किसका? इंटरफेरेंस किसका? भाई तुम सब जानते हो कि किसी भी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए 3 बॉडीज की जरूरत होती है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, 3 निकायों की जरूरत होती है। 3 निकाय कौन कौन से हैं? एक तो लेजिस्लेचर यानी विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। जैसे हमारे सेंटर में है पार्लियामेंट, केंद्र में कौन सी है? पार्लियामेंट। और स्टेट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है। उसके बाद एक होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। इसका काम है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को इंप्लीमेंट करना, लॉज को इंप्लीमेंट करना। और फिर आ जाता है अपने पास जुडिशरी, यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसका काम है कि विधायिका ने जो कानून बनाए और कार्यपालिका ने जो कानून लागू किए, उनको ना मानने वालों को पनिश करना। पर इस प्रोसेस में जब वो पनिश करती, तो इस प्रोसेस में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, हस्तक्षेप ना करे। यानी जो भी लोग लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, जो भी लोग एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं, वो जुडिशरी में शामिल लोगों के ऊपर कोई दबाव ना डालें, प्रेशर ना डालें, ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से फैसले सुनाए। तो न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है भाई, यही तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो आंसर तो यही होगा, पहला स्टेटमेंट ही। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कार्यपालिका और विधायिका अंगों को न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस कहां गई? इंडिपेंडेंस को तेल लगाने भेज दिया क्या? न्यायपालिका प्रणाली में जवाबदेही का अभाव, मतलब न्यायपालिका जवाबदेह ना हो, अकाउंटेबल ना हो। यह क्या बात है भाई? फिर न्यायपालिका की जरूरत ही क्या है? सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों को न्यायपालिका के कामकाज पर लगाम लगानी चाहिए। अगेन इंडिपेंडेंस खत्म हो गई फिर। तो मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स इज मेंशन्ड अंडर। रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख नीचे किया गया है। ये क्या है भाई? अच्छा, ट्रांसलेशन गलत है। तो रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित दिए गए अनुच्छेदों में से किस में है? बताओ। शाबाश, 226। 226, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, जवाब तो तुमने दे दिया। यही रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट वाला और बता दो, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल में है सेम पावर रिट इश्यू करने वाली? बहुत बढ़िया सभी लोग, 32। वेरी गुड। और रिट तो मालूम है ना तुम लोगों को, रिट क्या होता है? देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। रिट को लेकर मैं अलग एक लेके आता हूं, एक पूरा सेशन लेके आता हूं। रिट हुआ नहीं है हमारा, ठीक है? रिट कल होगा। अगर रिट को कल करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें समझ में आएंगी, तुम्हें मजा आएगा। देखो बेटा, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, इन दोनों का ही इस्तेमाल करके हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि
हम में से कोई जो है एसटी है, दलित वर्ग को बिलोंग करता है, और हमारे साथ कोई ऊंची कास्ट का व्यक्ति गलत बिहेव करता है, मतलब वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, या हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, या हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उस हिसाब से तो हमारा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 जो हमारे फंडामेंटल राइट से वायलेट हो गए। भाई आर्टिकल 15 ये कहता है भाई किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, है ना, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तो वो उसकी ऐसी तैसी कर दी इसने हमारी। दूसरा, अगर मान लो मैं दलित हूं, तो अगर मैं दलित हूं तो अगर कोई मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, ठीक है, मान लो अगर मैं दलित हूं और मेरे साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि भाई तू थोड़ा दूर रह यार, तू इस कास्ट को बिलोंग करता है और हमारे यहां पे इस कास्ट को ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, तुम जैसे लोग तो हमारे सामने टिकते नहीं हो, तुम तो नीचे जमीन पे बैठे रहते हो, मेरे तो फंडामेंटल राइट कैसी तैसी कर दी इसने। समझ में आ रही भी बात? अब ध्यान से देखो, अब सीन यह है कि मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं आर्टिकल 32 यूज करके सीधे पहुंच जाऊं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी की गई है, या फिर मैं पहुंच जाऊं आर्टिकल 226 यूज करके हाई कोर्ट और सेम रिक्वेस्ट मैं हाई कोर्ट से करूं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। तो यानी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। If I choose Article 32, then I can approach the Supreme Court of India to protect my fundamental rights. If I choose Article 226, then I will go to the High Court to appeal that protect my fundamental rights. ठीक है? And इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ये पावर है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों के ही पास रिट्स इशू करने की पावर है। रिट्स का मतलब है आदेश, या फिर रिट्स का एक मतलब होता है रेमेडीज, इलाज। और भाई इलाज तो किसी बीमारी का होता है, उपचार तो किसी बीमारी का होता है। तो बीमारी क्या है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ना भाई, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यही तो बीमारी है। समझ में आ गया? क्लियर है कुणाल बाबू? ये सब नहीं, ठीक है। बस यही तो फायदा है यहां पे। आप बस बोल दो, कंप्लेन कर दो, सबूत ढूंढना पुलिस का काम है, ठीक है। बाकी अकेले में अगर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर पुलिस ढूंढ लेती है किसी ना किसी तरीके से। और अगर मान लो आपकी कंप्लेन ही काफी है, इफ यू आर अ दलित, देन योर कंप्लेन इज सफिशिएंट, ठीक है। प्रूफ की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में पावर है रिट्स इश्यू करने की। और तुम सब जानते हो रिट्स 5 तरह की होती हैं। रिट्स कितने तरह की होती है बच्चों? 5 तरह की रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं। मैं 5 रिट्स के नाम लिख देता हूं, बाकी अब ये दिमाग में आ गया है तो कल टॉपिक को करेंगे बढ़िया तरीके से। 5 रिट्स है बच्चों। पहली रिट है हेबीस कॉर्पस, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या नाम है? मुझे हिंदी सबकी आती है कि नहीं मुझे याद नहीं, एक बार पढ़ी है मैंने तो देखते हैं कितना याद है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद हेबीस कॉर्पस के बाद है अपने पास मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है परमादेश, हिंदी में बोलते हैं परमादेश। तो हिंदी वालों के लिए भी ठीक है, लिख रहे हैं हेबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश। उसके बाद है सर्शियोरेरी। इसका मतलब है उत्प्रेषण। फिर है प्रोहिबिशन। कौन सी रिट है? प्रोहिबिशन, निषेध या प्रतिषेध।
प्रतिषेध। और लास्ट है को वारंटो। आ गया, सारा हो गया। चलो, को वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिट्स है बच्चों, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो रिलेटेड है हाई कोर्ट्स के जजेस की शपथ से? जल्दी बताओ बेटा सभी लोग। नहीं नहीं नहीं, बासित गलत है बेटा, गलत है। बहुत बढ़िया कुमार शेखर। तो जो लोग भी 219 बोल रहे हैं, 219 बोल रहे हैं, दे ऑल आर करेक्ट। 219, ठीक है, 219। तो आर्टिकल 219 में जजेस जो है, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ है। हाई कोर्ट के जजेस की शपथ। क्लियर बच्चों? हाई कोर्ट के जजेस की शपथ। क्लियर? और मैं आपको बताऊं, ये शपथ भी कहां लेते हैं, किसके सामने? अब हर राज्य में लगभग एक हाई कोर्ट मान के चलो तुम, ठीक है, एक प्रावधान है कि हर राज्य के पास अपना हाई कोर्ट होगा। पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जिनके पास एक कॉमन हाई कोर्ट है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के पास एक अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो बेसिक बात यह है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अपने पास हैं। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अपने पास है 25। आज के टाइम में 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट्स के जजेस की शपथ, तो हाई कोर्ट का जो जज है वो शपथ लेता है गवर्नर के सामने, ठीक है, राज्यपाल के सामने, उस स्टेट के राज्यपाल। भाई हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। हाई कोर्ट स्टेट के लेवल पे हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी में। स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे जो सबसे ऊंची अथॉरिटी है जुडिशरी में, वो है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस को अपनी शपथ किसके सामने लेनी होती है? गवर्नर। तो याद रखना, गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं, राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के सामने, हाई कोर्ट के जज गवर्नर के सामने। और अगर मान लो गवर्नर साहब एब्सेंट है तो वो किसी और को अपॉइंट कर जाएंगे कि भैया इनकी शपथ करवा देगा। तो गवर्नर के द्वारा कोई अपॉइंटेड आदमी होगा जो शपथ दिलवा देगा। नहीं कुणाल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं भाई, उसका वो तो हम बस उसके डिसीजन को ऐसे मान लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है साला, कोई मानता कोई नहीं मानता उसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो हाई कोर्ट के जजेस की शपथ गवर्नर के सामने। और एक चीज देखो, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने बच्चों? 25। और मैं आप सबको बता दूं कि जो पहला हाई कोर्ट है, फर्स्ट हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट बना है 1862 में, कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट। जो दूसरा बना, ध्यान से देखो बेटा, सेकंड हाई कोर्ट बना वो भी 1862 में, 1862 में, पर वो था बॉम्बे हाई कोर्ट। और उसके बाद जो तीसरा बना, थर्ड हाई कोर्ट, वो मद्रास हाई कोर्ट 1862 में। तीनों ही 1862 में, बस थोड़ा सा महीनों का अंतर है, ठीक है भाई। मद्रास हाई कोर्ट बोलते थे इसे उस टाइम पे, क्या बोलते थे? मद्रास हाई कोर्ट। और चौथा जो बना वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, पर इसका ईयर चेंज हो जाएगा, 1865 हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सबसे पुराना याद रखना बच्चों, सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट सबसे पुराना है कैलकाटा हाई कोर्ट। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? चलो ये, और देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है कि इसके बाद, हाँ
ठीक है, ये 2 बचे। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जैसे संजीव खन्ना जी अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? इनफैक्ट हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कौन करता है? याद रखना मेरी बात, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, चाहे वो सीजीआई ही क्यों ना हो, या हाई कोर्ट का कोई भी जज क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। हां, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शपथ प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस शपथ गवर्नर के सामने लेते हैं, पर अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। कहां पे लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल था? 124। तो बस यहीं पे लिखा हुआ है। 124 का जो दूसरा प्रोविजन है, दूसरा क्लॉज है, वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेंगे। ठीक है। इन विच ईयर वॉज द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश? अच्छा, एक चीज मैं बताता हूं, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में मत जाना अभी, क्योंकि उसको थोड़े दिनों में स्टेटहुड मिल जाएगा वापस से, तो वो तो टेम्परेरी से यूटी है। ठीक है, तो याद रखना, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, बाकी यूनियन टेरिटरीज को दूसरे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में मर्ज किया हुआ है। जैसे लक्षद्वीप है, वो केरल हाई कोर्ट के अंडर आता है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव मुंबई हाई कोर्ट के अंडर आता है। जैसे अंडमान एंड निकोबार है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर आता है। समझ रहे हो भाई? चंडीगढ़ है तो वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो वैसे ही दिल्ली का अपना अलग है भाई, दिल्ली का अपना अलग है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट। और ये कब बना है? 31 अक्टूबर 1966, और ये दिल्ली में शेर शाह रोड पर है। शेर शाह रोड पर है। समझ में आया बच्चों? शेर शाह रोड पर लोकेटेड है दिल्ली हाई कोर्ट। 31 अक्टूबर 1966 को बना था। तो आंसर हो गया बी। आंसर हो गया बी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल, जब हरियाणा बना था तभी उसी साल। तो बेटा इस तरीके से हमारा जुडिशरी का सेक्शन खत्म हो गया। अगर मुझे लगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं शामिल करूंगा, अदरवाइज यहां से हमारा काफी कंटेंट कवर हो गया है, प्रैक्टिस हो गई है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए तो मैं कल ही शामिल कर दूं और उसके बाद रेट्स करें, पर अगर नहीं मिले तो रेट्स फिर कल होगा। तो जिसको भी जीके पढ़नी है डिटेल में बढ़िया तरीके से, तो बच्चों आप इस बैच को लो और बढ़िया शानदार तरीके से सिलेक्शन वाली तैयारी करो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में, और रात को 9:15 बजे अपनी स्टैटिक जीके होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।